हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी ठीक चल रही है। एंड ज़रा हम लोग शुरू करने लगे हैं अपना टॉपिक और फाइनल टॉपिक ऑफ F8 एग्ज़ाम ट्रिपल ए डबल ए के एग्ज़ाम का। आई एम सॉरी, ट्रिपल ए का मैं रेफरेंस दे रहा था, अ, गलती से मैंने दे दिया। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर अप करेंगे इस लेक्चर के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम पेपर के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट समझिए जितना कि ऑडिट रिस्क, सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड एट द सेम टाइम इंटरनल कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट थे। बिकॉज ये टॉपिक आज तक 90% ऑफ एग्जाम्स के अंदर टेस्ट हुआ है F8 के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको बड़ी डिटेल में समझना है। ठीक है, और इन्हीं नोट से हम लोग इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। देखें, हम लोगों ने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे कि व्हाट इज मेंट बाय अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती थी? जहां पे हमारे तीन पैराग्राफ्स में से कोई एक या तीनों पैराग्राफ डल जाए, मुर्गा पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, इन तीनों में से कोई एक या ये तीनों डल जाए तो वो हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती थी। हम लोगों ने ओपिनियन के बारे में भी पढ़ा था कि व्हाट इज अ मॉडिफाइड ओपिनियन। What is meant by the word modified opinion? जब ऑडिटर नॉर्मल ओपिनियन देता है या फिर इन अदर वर्ड्स एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है, इसका मतलब क्या होता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। लेकिन लेकिन यहां पे एक चीज कंफर्म करने के लिए हम लोग ये क्या कहते थे कि जिस वक्त ऑडिटर ये कहे कि हमें मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, इसका मतलब होता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ गलती है। और वो डिपेंड करता था तीन चीजों पे: क्या ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, क्या ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दिया, या फिर ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया। अब इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आप ये छोड़ दें व्हाट इज मेंट बाय क्वालिफाइड, व्हाट इज मेंट बाय एडवर्स एंड व्हाट इज मेंट बाय डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। चलना इन्हीं तीन चीजों ने है, लेकिन टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ओपिनियन कैसे देते हैं एंड व्हाट इज मेंट बाय एवरी सिंगल थिंग, जो कि हम लोग ओपिनियन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय क्वालिफाइड ओपिनियन, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एडवर्स ओपिनियन एंड व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। एंड हम लोग ओपिनियन देते कैसे हैं, बहुत मजे का टॉपिक। अब सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग मॉडिफाई करेंगे ओपिनियन को, इट वुड सिंपली मीन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई गलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एफएस हैज प्रॉब्लम्स। इन सिंपल वर्ड्स मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव प्रॉब्लम्स। अब आ जाए आप वन साइड के ऊपर, फॉर नाउ लीव दिस साइड। इस साइड को आपने भूल जाना है बिल्कुल। अगर हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन देते तो उसकी पहली कैटेगरी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ गलती हैं। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का मतलब था कि गलतियां होना। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब है कि रैप मॉडल के अकॉर्डिंगली या फिर बाय नेचर वो चीज मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां होना और वो भी मटेरियल, ये कैटेगरी वन है। इस कैटेगरी में जब हम लोग आगे आते हैं तो हम लोग ओपिनियन कैसे देखते हैं? अगर वो गलतियां मटेरियल हैं लेकिन वो परवेसिव नहीं है, नॉट मटेरियल बट नॉट परवेसिव, इसका मतलब है कि वो गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वन और टू आइटम्स के अंदर मैक्सिमम गलतियां आ रही हैं, दे आर नॉट परवेसिव। तो उसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम लोग देने लगे क्वालिफाइड ओपिनियन। और क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वन या टू जगह के ऊपर मैक्सिमम गलती है। जैसे कि अगर डेप्रिसिएशन ठीक से नहीं रिकॉर्डेड तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन क्या हो गई? गलत हो गई। ये मटेरियल तो हो सकती है अकॉर्डिंग टू रैप मॉडल। और दूसरी जगह पे इसने किस चीज को अफेक्ट किया? एसेट्स की वैल्यू को अफेक्ट किया। वो किस तरह से किया? वो कैसे किया एसेट्स की वैल्यू को अफेक्ट? वो ऐसे कि वहां पे कैरिंग वैल्यू भी गलत हो गई, हो सकता है वो भी मटेरियल हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जब मिस स्टेटमेंट्स हो और वो मटेरियल हो लेकिन वो परवेसिव ना हो, परवेसिव का मतलब एक दो जगह पे, कुछ जगह के ऊपर मिस स्टेटमेंट्स है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत नहीं हो रही, तो उस केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि हमारा ओपिनियन क्वालिफाइड है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए दूसरे केस के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट्स होना
वो मटेरियल भी हैं, मतलब वो रैप मॉडल के अकॉर्डिंगली या बाय नेचर दोज मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल, और वो परवेसिव भी हैं। परवेसिव का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ज्यादा जगह के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, मेजर इम्पैक्ट जा रहा है उसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन भी गलत है, एसेट्स की वैल्यू भी गलत होगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने फाइनेंस कॉस्ट गलत रिकॉर्ड की, तो वो भी मटीरियल थी टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरी जगह पे मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स भी मिस स्टेटेड हो गए, वो भी मटीरियली इफेक्ट हो गए। दूसरी गलती, तीसरी गलती भी कहीं और है, रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत रिकॉर्ड है। अच्छा, एट द सेम टाइम कोई और चीज, एडमिन एक्सपेंस मैंने गलत रिकॉर्ड किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ज्यादा गलतियां हो जिस वक्त, तो उसको बोला जाता है कि हम लोग क्या दे रहे हैं, एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं। और इन अदर वर्ड्स, एडवर्स ओपिनियन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन देते थे तो वी वुड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन एक्सेप्ट दीज टू पोर्शंस, या दीज पोर्शंस जो कि हम लोग मेंशन कर देंगे। अगर एडवर्स ओपिनियन देंगे तो वी विल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन बिकॉज मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम आर मिसस्टेटेड मटीरियली। ये हो गई वन साइड। अब अगर हम लोग आए दूसरी साइड के ऊपर, और अब इस साइड को हम लोग कर दें इग्नोर, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ओपिनियन, इस केस में भी हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हो जाता है। ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अब यहां पे क्या होता है कि ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गया, मैनेजमेंट ने या फिर किसी तरीके से भी ऑडिटर को, मैनेजमेंट या भी एनी अदर वे, ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, एनी अदर वे नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस। ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिला किसी चीज के बारे में। और अब जिन चीजों के बारे में एविडेंस नहीं मिला, पहला केस दोबारा से, वो चीजें मटेरियल तो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन ऑडिटर को एक दो जगह पे एविडेंस नहीं मिला, बाकी हर जगह पे एविडेंस मिल गया ऑडिटर को। तो मेरा मेरा ओपिनियन क्या हुआ, क्वालिफाइड ओपिनियन बन गया। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिस जिस जगह के ऊपर मुझे एविडेंस नहीं मिला, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, यानी क्वांटिटी वाइज भी ठीक नहीं एविडेंस मिल ले सका मैं, मैनेजमेंट ने मुझे कोई इनवॉइस नहीं दी, मैनेजमेंट ने मुझे कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दी, मैनेजमेंट ने मुझे कोई रिटन रिप्रेजेंटेशंस नहीं दी, वो थी मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ले सका। लेकिन अगर मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिया, और वो परवेसिव नहीं है, मतलब एक दो चीजों के बारे में नहीं लिया, लेकिन जिन चीजों के बारे में नहीं लिया वो मटेरियल हैं, तो मेरा ओपिनियन होगा क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर दूसरा केस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला, वो मटेरियल चीजों के बारे में भी नहीं मिला, और एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा चीजें परवेसिव है, क्वांटिटी वाइज मुझे काफी ज्यादा चीजों के बारे में एविडेंस नहीं मिल सका। सेम वही केस जहां पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट की जैसे हम लोग बात करते थे पिछले उसमें, पिछले एग्जांपल में, तो पिछले जो टॉपिक है हमारा ये वाला, तो इस केस के अंदर भी मैं क्या दूंगा, अब एडवर्स ओपिनियन तो मुझे देना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑडिटर को तो एविडेंस नहीं मिला। ऑडिटर है एक प्रोफेशनल पर्सन, और ऑडिटर अनबायस्ड बंदा है। वो अगर अब उसको एविडेंस नहीं मिला, तो वो कैसे ये कह सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडवर्स है, मतलब नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। इसका मतलब तो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनी है, हमें तो एविडेंस नहीं मिला, तो हम लोग तो ये कह ही नहीं सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। तो इस केस के अंदर मैं दूंगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, विच वुड मीन दैट वी डिड नॉट obtain enough evidence, इसलिए वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब ये होता है, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर हम लोग दोबारा से रीकैप करें जरा जो भी हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने क्या चीज समझी कि ऑडिटर जब ओपिनियन देता है तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो दो चीजें कौन सी हैं, सबसे पहली चीज कि ऑडिटर अगर अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे रहा है, दिस मींस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड कैन बी रिलाइड अपॉन, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ये वर्ड्स याद रखने हैं। अगर एक अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन होगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन है, तो उस केस के अंदर ऑडिटर क्या कहेगा, एफएस कैन बी रिलाइड अपॉन एंड गिव
अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। लेकिन अगर ऑडिटर का अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो वो केस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली नहीं हो सकता। अब वो कब होगा? मॉडिफाइड ओपिनियन होने की पहली रीजन क्या थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट्स हैं, और जो मिसस्टेटमेंट्स निकाली उसका पहला केस क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मिसस्टेटमेंट्स आ रही हैं वो मटेरियल भी हैं लेकिन परवेसिव नहीं है। परवेसिव का क्या मतलब था? दैट नॉट ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती है, कुछ आइटम्स में गलती है, कुछ टेक्निकल आइटम्स के अंदर गलती है जो कि मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस केस के अंदर मैं ओपिनियन दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दूसरी तरफ आ जाए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, वो मटेरियल भी है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एट द सेम टाइम दे आर परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग दैट वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को काफी ज्यादा जगह के ऊपर इंपैक्ट करती है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वो मटेरियल भी है रैप मॉडल के अकॉर्डिंगली या फिर नेचर के अकॉर्डिंगली, और काफी ज्यादा जगह पे इंपैक्ट जा रहा है। तो ऑडिटर बोलेगा द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, मतलब के एडवर्स ओपिनियन। और अगर ऑडिटर को फिर दूसरी जगह पे एविडेंस नहीं मिला दूसरे केस में, एक तो केस था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑडिटर कुछ कह रहा है कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स परवेसिव नहीं है तो फिर क्वालिफाइड, परवेसिव हैं तो फिर एडवर्स, ये दो चीजें होगी। लेकिन अब अगर ऑडिटर को एविडेंस ही मिला, वो ऑडिट करने के लिए गया, ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन एन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उस केस के अंदर भी दो फर्दर केसेस होते हैं कि अगर मुझे कुछ एक दो आइटम्स के बारे में एविडेंस नहीं मिला, वो मटेरियल है जो आइटम्स जिनके बारे में मुझे एविडेंस नहीं मिला, लेकिन वो परवेसिव नहीं है, मतलब वो एक दो आइटम्स हैं, कुछ ज्यादा आइटम्स नहीं है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो ओपिनियन, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है, बस एक दो चीजों के बारे में नहीं मिला, तो उस केस में आई विल से या ऑडिटर विल से कि मैं एक क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे रहा हूं। मीनिंग क्वालिफाइड का मतलब क्या होगा इस केस में? यहां पे उसका मतलब था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक दो जगह के ऊपर गलतियां हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। यहां पे क्वालिफाइड का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मुझे एक दो जगह पे एविडेंस नहीं मिला, बाकी सब कुछ के बारे में मुझे एविडेंस मिल गया है। और अगर मैं यहां पे आ जाऊं इधर, तो यहां पे अगर मैं कहता हूं कि मुझे एविडेंस नहीं मिला और जिन चीजों के बारे में नहीं मिला वो मटेरियल भी है और फिर परवेसिव एविडेंस भी नहीं मिला, परवेसिव का मतलब है कि क्वांटिटी वाइज ओवरऑल ज्यादातर चीजों के बारे में मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑडिटर फिर बोलेगा मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूं। व्हाई? बिकॉज मुझे एविडेंस नहीं मिला, तो डिस्क्लेमर मींस नो ओपिनियन, आई एम गिविंग नो ओपिनियन एट ऑल, जिसका मतलब होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देना। अब इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ये कॉन्सेप्ट आपने रट लेना है, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो कि पेपर में आएगा 5 मार्क्स के लिए मिनिमम, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए मटीरियल रिपोर्ट ऑडिट ओपिनियन का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ठीक है, और इसी तरह से एक्सप्लेन करके उसको लिखा जाता है जिस तरह मैंने सारी बातें बोली, और ये अब आपको वहां पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी आज, तो आपको समझ आएगा कि कैसे होता है। अब अगर यहाँ पे आए क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होता है, अब ये वर्डिंग्स आपने याद रखनी है, बिकॉज ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज होती हैं। इफ द मिस स्टेटमेंट और लैक ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव, अ क्वालिफाइड ओपिनियन विल बी इशूड। दिस मींस दैट द मैटर इज मटेरियल टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्टेड बट डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि एक दो जगह पे इंपैक्ट है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके बारे में इंपैक्ट नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन नंबर 1 है। अच्छा, अच्छा, दूसरी चीज, although sufficient significant to the user's decision making, a material matter can be isolated while the remainder of the financial statements may be relied upon. This opinion will state that except for this matter the financial statements give a true and fair view। ये wordings याद रखनी है, मैं आपको बताऊंगा क्यों याद रखनी है। इसको डिफरेंट पेन से हाईलाइट करते हैं, लेट्स हाईलाइट विद रेड। ये वर्डिंग्स मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि क्यों याद रखनी है। अच्छा, इससे आगे एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन में क्या है? एन एडवर्स ओपिनियन इज इशूड व्हेन अ मिसस्टेटमेंट इज कंसीडर्ड मटेरियल एंड परवेसिव। दिस विल मीन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये वर्डिंग्स याद रखनी है। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे आए तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, a disclaimer of opinion is issued when the auditor has not obtained sufficient and appropriate evidence and the effects of any possible misstatements could be pervasive। ये wordings याद रखनी है।
ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर इनएडिक्वेट रिकॉर्ड्स, refusal by directors for written representations, no evidence for balances, the auditor does not express an opinion on the financial statements in this situation. अच्छा, impact of disclaimer क्या होता है? The statement that sufficient and appropriate evidence to provide a basis for the auditor's opinion has been obtained is not included. हम लोग ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये लाइन हमारे जो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में आती थी, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियंस, हम लोगों ने ऑब्टेन की है, ये लाइन नहीं आएगी हमारे बेसिस ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन के अंदर पैराग्राफ में। अच्छा, द स्टेटमेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स have been audited is changed to we were engaged to the audit of the financial statements, लाइन याद रखनी है। अच्छा, the statement regarding the audit being conducted in accordance with ISAs and independence and other ethical responsibilities are positioned within the auditor's responsibilities section rather than the basis for disclaimer of opinion section. ये lines किधर चली जाएंगी? The audit being conducted in accordance with ISAs and independence and other ethical responsibilities कहाँ चली जाएंगी उठ के? Auditors responsibilities वाले section में चली जाएंगी। और फिर the key audit matters section is not included in the report, as to do so would suggest that the financial statements are more credible in relation to those matters which would be inconsistent with the disclaimer of opinion on the financial statements as a whole. इन शॉर्ट, हम लोग जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं, जब हम लोग बताते हैं कि वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन क्योंकि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, वो मटेरियल भी था और वो परवेसिव भी था, तो हम लोग की ऑडिट मैटर्स लिस्टेड कंपनी भी हो तब भी इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज की ऑडिट मैटर्स को इंक्लूड करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने काम किया और उसके अगेंस्ट हमने क्या क्या चीजें, किस तरह से रिस्पॉन्स किया सारे रिस्क को, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब ये बन जाता है कि हम लोगों को ओपिनियन कहीं ना कहीं मिला था, तो आपस में हमारा ओपिनियन उनकी ऑडिट मैटर्स जो हैं, दीज टू पैराग्राफ्स आपस में क्या हो जाएंगे? अलग अलग शो करेंगे हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे यूजर्स को कंफ्यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जाम क्वेश्चन की तरफ। जब भी आप एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इसी पार्ट से आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर दिया गया इशू एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स में, फिर मटीरियलिटी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रैप मॉडल, डिसाइड करेंगे वेदर इट इज मटीरियल, और मटीरियल है तो किस चीज के लिए मटीरियल है, क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मटीरियल है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आप ओपिनियन देंगे, और ओपिनियन के साथ साथ अब ओपिनियन जब देंगे तो यहां पे आपको मटेरियलिटी और इशू एक्सप्लेन करते हैं पता लग जाएगा क्या वो परवेसिव है या नहीं, क्या वो मटेरियल है या नहीं। फिर आप उस बेसिस पे देंगे ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन देने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, आपने ऑडिटर रिपोर्ट की वर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपने दिया ओपिनियन क्वालिफाइड, तो उस केस में हम लोगों ने ये वाली वर्डिंग यूज करनी है, एक्सेप्ट फॉर दिस मैटर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज वी आर गिविंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन, द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ शुड नाउ इंक्लूड अ लाइन दैट एक्सेप्ट फॉर द मैटर में क्या आ जाएगा, जो चीजें हमने आइडेंटिफाई की होंगी, एक्सेप्ट फॉर दीज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, इसके साथ साथ इसी तरह से बाकी चीजें भी चेंज होंगी। अब इसके साथ साथ पैराग्राफ के नेम्स चेंज करने होंगे आपने। पैराग्राफ के नेम कैसे चेंज होंगे? मैंने आपको बताया था जब ओपिनियन मॉडिफाइड होता है, तो अगर हम लोग एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं तो हम लोग ओपिनियन पैराग्राफ का नाम चेंज कर देंगे एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ, और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ का नेम चेंज होकर क्या हो जाएगा, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ। यूं चेंज हो जाएगा ये। यहां पे आपके पूरे हो जाएंगे 5 मार्क्स। अब जरा जाते हैं हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सेम वही क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में बात की कि हम लोग करेंगे, लेकिन पिछले 2 लेक्चर से हम लोग नहीं कर पाए ड्यू टू अदर रीजंस। अब इसको जरा अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, लेट मी ओपन द वर्कबुक प्लस। अच्छा, इनकोर कॉरपोरेशन का ये क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही बोला था कि हम लोग करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोगों ने अब स्टार्ट करना है। जरा लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है हमारा पार्ट डी, मैंने पार्ट डी अपने पास लिख दिया विद इन द माय आंसर बुक, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन शुरू करूंगा। क्वेश्चन क्या है? इट इज नाउ 26th of August 2015 and the auditor's report for Encore Corporation is being finalized.
ठीक है। ऑन 12th of August 2015 the Transport Authority announced that it was taking a legal action against Encore Corporation in respect of 17 breaches of the regulation। अच्छा, इनकोर कॉर्पोरेशन के इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बैक एंड पे स्टोरी में क्या पढ़ा था कि इनकोर कॉर्पोरेशन ने कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस तोड़े हैं, जिसका हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये वाली, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है ऑडिटर। तो उस पे हमें पता चला था इन्होंने कुछ ब्रीचेस किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अब उसी के ऊपर लीगल एक्शन लेने लगी है उधर की अथॉरिटी, उधर की गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी लीगल एक्शन लेने लगी है। मतलब लीगल एक्शन का क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे आए तो व्हाट इज मेंट बाय द लीगल एक्शन नाउ, लीगल एक्शन से होगा ये, लीगल एक्शन से होगा ये कि एनकोर कॉर्पोरेशन को अपने पास इन अकॉर्डेंस विद IAS 37 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या रिकॉर्ड करनी चाहिए, लायबिलिटी। कि अगर वो ये केस हार जाते हैं दे विल हैव टू पे फाइन्स, लॉयर की फीस पे करनी पड़ेगी इनको, तो वो लायबिलिटी भी रिकॉर्ड की भी होगी। अच्छा, आगे क्या है, एनकोर कॉर्पोरेशंस लॉयर्स हैव एडवाइज्ड दैट इट इज प्रोबेबल एनकोर कॉर्पोरेशन विल बी फाउंड गिल्टी फॉर ऑफ ऑल द ब्रीचेस। अच्छा, एनकोर कॉर्पोरेशन के ऊपर ये भी प्रोबेबल है कि हम लोग गिल्टी होंगे। प्रोबेबल के केस में IAS 37 में क्या करते थे, प्रोबेबल के केस के अंदर अगर आपको याद हो तो टेबल का सबसे पहली वाली चीज कि प्रोबेबल के केस के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते थे लायबिलिटी को, डिस्क्लोज नहीं, रिकॉर्ड किया जाता था लायबिलिटी को। अब ये फाउंड गिल्टी है और लॉयर भी यही कह रहे हैं कि दे विल बी फाउंड गिल्टी, तो इनको रिकॉर्ड करनी चाहिए। अच्छा, आगे क्या है, एनकोर कॉर्पोरेशंस डायरेक्टर्स हैव इन्फॉर्म यू दैट नो प्रोविजन विल बी मेड इन दिस रिस्पेक्ट as the decision by the authority to take legal action was made after the year end, but they have agreed to disclose the issue in the notes to the financial statements। अब डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि भाई हम लोग कोई लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आफ्टर द ईयर एंड का मामला है। आफ्टर द ईयर एंड का भी मामला है अगर, तो थोड़ा सा जब मैं इश्यू को एक्सप्लेन करूंगा तो सब्सीक्वेंट इवेंट्स को थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। आफ्टर द ईयर एंड का अगर मामला है, अगर आफ्टर द ईयर एंड ये केस हुए। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर से पढ़ा था, तो क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि ड्यूरिंग द ईयर ही हम लोग इस चीज को तोड़ चुके हैं, इन रेगुलेशंस को तोड़ चुके हैं, वी हैव नॉट फॉलो द रेगुलेशंस। तो केस बेशक बाद में हुआ, आपकी लायबिलिटी तो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर से परटेन करती थी। आपने केस कब तोड़े, आपने लॉस कब तोड़े, यू ब्रोक द लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंड। तो अगेन उसका एविडेंस मौजूद था कि बिफोर द ईयर एंड आपने लॉस तोड़े, नाउ यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ फाइन्स। और अब आप कह रहे हो कि नहीं वो ईयर एंड के बाद हो रहे हैं। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात आ गई, मैं अपने आंसर में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट विच वुड बी मटीरियल। अच्छा, आगे क्या है, बट दे हैव डिस्क्लोज द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो डिस्क्लोजर कर देंगे। अब मुझे चाहिए इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ दिस लायबिलिटी, ये लिखी हुई है। दे, अब इसको जरा साफ करें, अगर हम लोग पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेट्स क्लियर इट आउट फर्स्ट। यहां पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट बिलीव दैट द पोटेंशियल फाइन विच इज $50,000 पर ब्रीच इज मटीरियल। पर ब्रीच $50,000 है। टोटल जो केसेस हो रहे हैं कितनी ब्रीचेस पे हो रहे हैं, 17 के ऊपर। यहां पे हम लोगों ने पढ़ा 17 ब्रीचेस, $50,000 मल्टीप्लाइड बाय 17 कितने बन जाते हैं हमारे पास ये, वहां पे तो हमारे पास एक्सेल होगा, वी विल यूज दैट, बट 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 17 इज इक्वल टू 850,000। 850,000 की टोटल लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो कि ये लोग नहीं कर रहे। ठीक है। अब ऊपर में चला जाऊं तो मेरे पास क्वेश्चन के शुरू में मुझे ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5.3 का दिया हुआ है और टोटल एसेट्स 40.1 मिलियन के दिए हुए हैं। मैं मटीरियलिटी भी इधर से कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग द रैप मॉडल, प्रॉफिट के ऊपर भी और टोटल एसेट्स के ऊपर भी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, पहले हम लोगों ने इशू को क्या करना है, डिस्क्लो इशू को डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है इन अवर ओन वर्ड्स। लेट्स डिस्क्राइब द इशू। थोड़ा सा जो हम लोगों ने यहां से पढ़ा वहीं से हेल्प लेंगे हम लोग किस तरह से। एनकोर कॉर्पोरेशन बिफोर द ईयर एंड was found in breach of transport
regulations ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको ठीक से नजर आए। अच्छा, in core corporation before the year end was found in breach of transport regulations, and after the year end the transport authority क्या करने लगे? ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लीगल एक्शन लेने लगी है अगेंस्ट एनकोर कॉर्पोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ 17 ब्रीचेस। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इज टेकिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट एनकोर कॉर्पोरेशन फॉर 17 breaches of the 17 breaches of the regulations. Each breach would constitute a fine of $50,000। डॉलर का साइन डाल दें, अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। $50,000 which would mean that the total cost of breach नहीं, the total fine for Encore Corporation would be $850,000 जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब मैं बात करूंगा किस चीज की? सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाली, जिसके ऊपर डायरेक्टर्स कह रहे हैं द डायरेक्टर्स ऑफ एनकोर कॉर्पोरेशन आर नॉट रिकॉर्डिंग एनी liability in respect of the breaches, as according to them the legal action was taken after the year end, but in accordance with IAS 10 subsequent events, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन किया। this would have this is this is an adjusting subsequent event, as the events is an adjusting subsequent event, as there was evidence of breach before the year end। ठीक है। अच्छा, इससे आगे अब मैं बात करूंगा लॉयर्स वाली, क्योंकि उन्होंने बताया कि प्रोबेबल है कि हम लोग पेमेंट करेंगे। क्योंकि मेरे अपने क्वेश्चन को क्या बनाना है? एक सेंस बना के लिखना है। डायरेक्टली ये नहीं बताऊंगा कि मटेरियल है या नहीं, पहले सेंस बनाना है कि IAS 37 के अकॉर्डिंगली अब ये प्रोबेबल भी हो चुका है कि पेमेंट भी होगी, तो इसलिए रिकॉर्ड होना चाहिए ये। फिर मैं जाऊंगा कि अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो मटीरियल है या नहीं है मटीरियल, वो बाद में बात होगी। पहले ये तो बताना है ना कि इसके साथ होना क्या चाहिए। तो आई विल से according to the lawyers of the company, this legal case is also probable that it will be lost by Encore Corporation, and Encore Corporation will have to pay for the fines in accordance with 17 breaches। अच्छा, यहां तक एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे आगे यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हेंस द अमाउंट ऑफ $850,000 should be recognized as a liability in statement of financial position। और डबल एंट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं अब मैं। कैसे? कि मैं बताऊंगा ना रिकॉर्ड कैसे होगी। अगर आप लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट एक्सपेंस
क्रेडिट लायबिलिटी, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ लायबिलिटी आएगी, एंड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। ठीक हो गया। अब यहां पे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि कहां पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी आनी है। अब मैं आगे जाऊंगा मटीरियलिटी कैलकुलेट करने पे। माय स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द मटीरियलिटी। अब यहां पे अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल लायबिलिटी है $850,000 की। इसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस आना है, क्योंकि मेरी डबल एंट्री क्या है, माय डबल एंट्री वाज डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट लायबिलिटी। यही थी मेरी एंट्री। अब मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी मटीरियलिटी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये अमाउंट वहां पे भी जाएगी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि इस अमाउंट ने उधर से भी जाना है। ठीक है, तो लेट्स टेक द अमाउंट्स। अब मुझे चाहिए टोटल एसेट्स वाली अमाउंट और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस वाली अमाउंट। क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले मैं करता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इसको कैलकुलेट। कितना है? 5.3 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो मेरे पास टोटल है 850,000 की, और 5.3 मिलियन की जो है मेरे पास प्रॉफिट है, इसके ऊपर मटीरियलिटी कैलकुलेट होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट के ऊपर कितनी थी? रैप मॉडल के अकॉर्डिंगली 5% एंड अबव। तो यहां पे अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कितनी बनती है, 16%। तो ये तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या हो गया? मटीरियल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के केस में। अगेन 850,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स की वैल्यू मुझे गिवन होगी 40.1 मिलियन है, तो 40,100,000, और इसकी मटीरियलिटी कितनी बनती है? और एसेट्स के अकॉर्डिंग टू रैप मॉडल कितनी थी? 1% एंड अबव पे होती थी। तो लेट्स कैलकुलेट इट। 850 divided by 41 million, 4.1 million, sorry, 40.1 million and multiplied by 100, ये हमारे पास बनती है 2%, which is again above materiality। तो अब मैंने मटीरियलिटी को कैलकुलेट करके क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। द टोटल लायबिलिटी ऑफ $850,000 is material to the statement of profit or loss, profit and loss, as it represents, wording सुने होर से, as it represents 16% of profit before tax, and it is also material to the statement of financial position, as it represents, कितने परसेंट represent करता था? 2%। ये रहा, as it represents 2% of total assets of the total assets। बस यहां पे हो गया मेरा मटीरियलिटी वाला पोर्शन खत्म। अब मैंने आगे बताना है अपना ओपिनियन, और ओपिनियन देना सबसे आसान काम होता है अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो जाए क्लियर। अब यहां पे मैंने आपको बताया था मटीरियल, ये मटेरियल तो है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या है? ये मिस स्टेटमेंट है। एविडेंस की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, प्रॉपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं मिला, इस चीज की तो बात ही नहीं हो रही हमारे पास। हमारे पास बात हो रही है मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, एक चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई, गलत है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है वो वाली। अच्छा, मिस स्टेटमेंट के केस में क्या ये मटीरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस। लेकिन क्या ये परवेसिव है? नहीं, क्योंकि एक दो जगह के ऊपर मैक्सिमम गलती आ रही है, इसकी वजह से दिस इज नॉट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैक्सिमम दो जगह पे गलती आ रही है। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड हुई है, और दूसरी जगह पे एज एन एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं रिकॉर्ड हुआ। मैक्सिमम दो चीजों में गलती आ रही है। तो मेरा ये इशू क्या बनेगा, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? कि ये मैं दूंगा अब यहां पे इसको क्वालिफाइड ओपिनियन। मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मटीरियल लेकिन नॉट परवेसिव इज इक्वल टू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एज द मिस स्टेटमेंट is material to both the statement of financial position and the statement of profit and loss, but not pervasive as the impact
of material misstatement is limited to the liability and expense. Hence, the auditors would give a qualified opinion in their audit report. ठीक है, अब इससे आगे मैंने एक और चीज भी तो करनी थी। वो क्या थी? अब मैं बताऊंगा कि मेरी वर्डिंग्स कैसे चेंज होंगी। क्वालिफाइड ओपिनियन के केस के अंदर वर्डिंग कैसे चेंज होती थी? एक्सेप्ट फॉर दिस मैटर, except for this liability and the expense which has not been recorded in the financial statements, the financial statements give a true and fair view. तो मैं अब ओपिनियन कैसा दूंगा यहाँ पे? The auditors therefore will use except for this, except for the liability and the expense, the financial statements give a true and fair view. अब ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी। एंड फाइनली, अच्छा ये कहां पे देंगे हम लोग? इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। मेरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं आगे आ जाऊं तो यहाँ पे दूसरी चीज मैंने क्या करनी थी? मैंने ये भी तो बताना था कि पैराग्राफ्स के नेम कैसे चेंज होंगे। तो यहाँ पे अगर मेरा ओपिनियन क्वालिफाइड है तो मेरा द नेम ऑफ द ओपिनियन पैराग्राफ जो सबसे पहले आता था, ओपिनियन पैराग्राफ विल चेंज टू क्वालिफाइड ओपिनियन एंड द नेम ऑफ बेसिस फॉर ओपिनियन paragraph will also change to basis for qualified opinion paragraph. बस इस तरह से मैं क्या लिखता हूं अपने पास ऑडिट की रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन 5 मार्क्स का सॉल्व करता हूं। एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट। आपने फॉलो करना है। एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइबिंग द इशू थोड़ा सा डिटेल में करें। जो भी आपको चीज नजर आ रही है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या चीज थी? एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम लोगों ने IS 10 के बारे में बात करनी थी, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर डायरेक्टर्स बात कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने बताया था कि ईयर एंड के बाद है। अच्छा, एट द सेम टाइम लॉ एंड रेगुलेशन की बात है तो उसके बारे में 17 ब्रीचेस को कैलकुलेट करके डिटेल में मैंने बता दिया। फिर मैंने IS 37 की रिक्वायरमेंट भी बता दी कि अगर वो प्रोबेबल है तो फिर रिकॉर्ड होना चाहिए, और लॉयर्स भी यही काम कह रहे हैं। तो उस केस के बाद मैंने मटीरियलिटी कैलकुलेट की। फिर मैंने बताया मेरा ओपिनियन क्या होगा, डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया। और फिर मैंने बताया कि हम लोग कौन सी लाइन यूज करेंगे। और फाइनली द नेम ऑफ द ओपिनियन पैराग्राफ विल चेंज टू क्वालिफाइड ओपिनियन, और नेम्स चेंजिंग का मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पे नोट्स के साथ प्रोवाइड करूंगा एज अ नोट। लेकिन आपने ख्याल रखना है एक चीज का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और आपको करवाऊंगा इसका। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक दो क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन करें, आपने लेट मी सर्च द क्वेश्चन। जैस्मिन कॉरपोरेशन, जैस्मिन कॉरपोरेशन के क्वेश्चन को आपने एक दफा अगले लेक्चर से पहले खुद से ट्राई करना है यूजिंग द सेम फॉर्मेट। यही चीज मैं आपको दूंगा, सेम इसी को फॉलो करते हुए आपने जैस्मिन कॉरपोरेशन का क्वेश्चन कर लेना है एक दफा, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से किया जाता है। यही चीजें होंगी, वर्डिंग्स हम लोग यहां से उठा रहे होंगे, पैराग्राफ के नेम चेंज होने हैं, ओपिनियन देना है, मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर इशू देना है। ठीक है, इशू को डिस्क्राइब करना होता है। इसको आपने एक दफा ट्राई करना है और अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जैस्मिन कॉरपोरेशन के क्वेश्चन के पार्ट नंबर डी को सेम इसी तरह से। और अगर कर लिया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे इसको भेजना है लाजमी, ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं और आपको बता सकूं वेयर यू हैव डन इट रॉन्ग। ठीक हो गया? अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज डू नॉट हेसिटेट टू आस्क मी बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन कराऊंगा, यही जैस्मिन कॉर्पोरेशन वाला, और फिर एक और भी कराऊंगा।
अब टिल देन अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।